तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में एक डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, उसको आप सुन सकते हैं। अभी एक दो दिन में जैसे ही सैटरडे संडे तक वो अपलोड हो जाएगा गूगल क्लासरूम पे, राइट। तो उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं और उसमें कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। उसी से कंटिन्यूएशन में हम लोग एक और टू स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, right. Basically the interference of electrons wave can be executed at two slit experiment exactly analogous to young double slit experiment with light। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, राइट। बट जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने प्लस 2 में पढ़ रखे हैं दैट इज ड्यू टू लाइट, राइट। So this is the most straightforward and direct evidence of the wave nature of electrons। तो यहाँ पर आप डायग्राम में चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है जो कि एक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही है। उसके फ्रंट पे दो स्लिट है, स्लिट S1 एंड S2। देखो ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा, आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट मैं इसलिए बॉदर कर रहा हूँ कि सो दैट कि आपको पता लगे जो चीज़ें पहले से आपने पढ़ रखे हैं उसको यूटिलाइज करके आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का एक्सप्लेनेशन आप डिपेंड कर सकते हो कि ऑफ कोर्स डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज राइट, देयर इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ दैट थिंग्स, राइट। सो दो स्लिट्स हैं, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट होगा, राइट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, राइट। इंटरफेरेंस कोई ना कोई यहाँ पर पैटर्न होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाएगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह का दिखेगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बनता है जब कोई वेव सुपर इम्पोज होता है, राइट। अगर किसी मीडियम में कोई दो वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो सुपर इम्पोज होना है। दैट मीन्स कि आइदर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी मिनिमा होगी, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमा होगी, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी जो कि नेक्स्ट पेज पे यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो मैं इसको जस्ट डिक्लेयर कर देता हूँ एक बार। The electron gun provides a very fine beam of electrons, as you know, is allowed to pass through the two slits S1 and S2, right? The electrons after passing through the slits interfere with each other, and hence interference pattern is obtained on the photographic plate P, right? The whole apparatus is placed in the highly evacuated chamber, so the electrons emitted from the electron gun travel to the photographic plate or screen without any collision in the path। ये जो कहानी लिखी गई है ये इसका मतलब हुआ कि जो पाथ इलेक्ट्रॉन का जो स्लिट से जब इमिट हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट हो रहा है तो इन बिटवीन कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा, कोई भी पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेलरेटेड बीम है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, राइट। तो डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे। So the interference fringes on the photographic plate are observed with an electron microscope, right? Observed with an electron microscope। Interference pattern fringes कहाँ पर फॉर्म होंगे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट से, राइट। These interference fringes indicate the wave nature of electrons। देखो क्योंकि ये जो fringes फॉर्मेशन हुआ जो प्रीवियस पेजेस पे डायग्राम आपको दिखाए थे वो फ्रिंजेस क्यों हुआ, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। अगर मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉन बीम की वहां पर बात की तो मोर देन टू वेव्स कहीं पर अगर सुपर इम्पोज होंगे दैट मींस इंटरफियर फिनोमेना होगा। इंटरफियर का मतलब, इंटरफेरेंस का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी दैट मींस कि मीडियम में अगर कोई पार्टिकल प्रोपेगेट कर रहा है तो उसके पास दैट मींस की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन है, मास है, वेलोसिटी है, उसके पास एनर्जी है, राइट। तो उस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मींस कि वो एनर्जी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, राइट। सो द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इज आल्सो शोन इन द फिगर दिस वन। प्रीवियस पीरियड पे
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेड था। ये जो इंटेंसिटी पैटर्न भी रिप्रेजेंटेड है, राइट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेड, राइट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तो फिनोमिना जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे, कहीं पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तब आपकी बात है। ऐसे आपने टू स्लिट एक्सपेरिमेंट और डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी 1927 में ये वेरीफाई इस हाइपोथेसिस का कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मीडियम में प्रोपेगेट करता है, मीडियम इन दैट मींस कि कहीं मटेरियल पार्टिकल कोई भी प्रोपेगेट करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, राइट। तो ज्यादा टाइम ना उसमें लगाते हुए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी जो हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। यहाँ भी कंट्राडिक्शन एक आएगा जिससे एक और नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए, दैट इज वेव पैकेट्स ऑफ वेव ग्रुप। मतलब ये सब चीजें अगर सिस्टमैटिक अगर आपको समझ में आ रही है क्वांटम फिजिक्स में तो बहुत ही वेल एंड गुड है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप तैयार हो जाइए उसको समझने के लिए, मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए बॉदरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर लर्न नहीं करना पड़ेगा, राइट। कोई भी चीज अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप 10 बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आता आप पूछते रहो, राइट। अपने कलीग से पूछ सकते हो, अपने क्लासमेट से, फ्रेंड से, या फिर घर पे कोई और भी अगर पढ़ा सकता है, आपको गाइड कर सकता है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, राइट। तो जो वेव यहाँ पर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, यानी पार्टिकल है उसके साथ वेव नेचर है, उसके साथ पार्टिकल नेचर है, साइमल्टेनियसली हम दोनों को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इधर हम वेव नेचर को बता सकते हैं या फिर पार्टिकल नेचर को बता सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो इस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो वेव है डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या ये जो मैथमेटिकल टास्क है या क्या वो सही है, तो अगर सही नहीं होगा, कंट्राडिक्शन होगा, तो उसी से कॉन्सेप्ट आएगा वेव पैकेट एंड वेव ग्रुप, और फिर उसके वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी। दैट मीन्स कि यहाँ पर वेव ग्रुप हो गया, ये वेव पैकेट हो गया, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट। तो वेलोसिटी होगी तो उस वेलोसिटी को मैथमेटिकली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि अच्छा जी वो पार्टिकल कहाँ पर है, तो पार्टिकल को हम एग्जैक्ट उसका पोजीशन, उसका लोकेशन, उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो फिर जेनेसिस होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो आप रेडी रहिए, ये बैकग्राउंड है, आपके कॉन्सेप्ट है, और इवन एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए। तो ये जो प्रीवियस जो वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव है तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। जरा मैं एक बार टाइम चेक कर लूँ, 45 हो गया, राइट। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में ये फिनिश कर लेंगे, फिर दोबारा कनेक्ट करके आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव ऑफ वेवलेंथ associated with moving material particle, that is the de Broglie wavelength, material particle के साथ wavelength कितना होता है, lambda is equal to h upon mv, and h is the Planck constant, m is the mass of that material particle, and v is the velocity of that particle, right। तो यहाँ पे सारा कुछ mentioned है, ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, but relativistic particle के लिए lambda is equal to h upon t and t is equal to mc, relativistic mass and velocity of light, राइट। तो ये सब ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। तो हम इस चीज को अभी जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ पर इसको रिलेट करेंगे आगे चलते, राइट। तो लेट E be the energy of the particle, then the frequency nu of the wave associated with the particle। अगर उस पार्टिकल की एनर्जी E है और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, देन एनर्जी E is equal to h nu, सिंपल। then nu is equal to E upon h, इसी फॉर्मुलेशन से ये आ गया, सिंपल, राइट।
और एक फॉर्मुलेशन हमने पढ़ रखा है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, दैट मीन्स की एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये आप लोग को फॉर्मूला तो बहुत ही पहले से मालूम है, E इक्वल टू mc²। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो E इक्वल टू mc² अपॉन h। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़े थे, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये अपने पढ़ रखे हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, राइट। और इफ vp is the velocity of the de Broglie wave, de Broglie wave is the p for particle, right। पार्टिकल दैट मीन्स पार्टिकल के साथ de Broglie wave एसोसिएटेड है, राइट। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, उस de Broglie wave की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जिस तरह से c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है, उसी तरह से vp इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इस वाले फॉर्मूला में, इस फॉर्मुलेशन में जस्ट न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, mc² अपॉन h, और लैम्डा की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया vp इज इक्वल टू mc² अपॉन h, रखिए वैल्यू, लैम्डा h अपॉन mv, राइट। तो h कैंसिल आउट हो गया, मास भी कैंसिल आउट हो गया, दैट इज c² अपॉन v। दैट मीन्स कि जो डी ब्रॉगली वेव था, यहाँ पर vp इज द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी कितनी आ गई, vp इज इक्वल टू c² अपॉन v, राइट। ये ध्यान रखिएगा, v इज द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड vp इज द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव एंड c² इज द स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम और एयर, that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर आया। ये जो इक्वेशंस है 1.20 यहाँ पर भी मेंशन्ड है, तो इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि ये c² है, राइट, और ये v है। ये जितनी भी हो, v तो c से ज्यादा नहीं होगी, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि जो मटेरियल पार्टिकल है, जो मटेरियल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमेशा लेस देन c होता है, राइट। तो यहाँ तो हमने कह दिया कि c² की बात कर रहे हैं जी, c² तो 3 into 10⁸ का स्क्वायर कर दो, और ये v उससे कम होगा, तो ये तो फिर बहुत ज्यादा आएगा। ये जो वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, दैट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, which is impossible according to the theory of relativity, है ना। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये तो हम लोगों ने जो डी ब्रॉगली वेव का वेवलेंथ वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट किए मैथमेटिकली, तो मैथमेटिक्स तो यहाँ पर इसको गलत हो गया, है ना। जो यहाँ पर vp इज इक्वल टू c² अपॉन v, अगर इसको हम स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू इवन 3 into 10⁸ ही कह दो कि इतने से ही मूव कर दिया, फिर भी 3 into 10⁸ तो आ ही जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना। मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी बोल दूं कि इसको हमने इक्वल कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगा, तो पार्टिकल डी ब्रॉगली वेव इतने 3 into 10⁸, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर भी ये इसके इक्वल हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टिकल मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा मोशन करने लगे। अब यहाँ पर ये देखो, इस लिखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, then the wave associated with the particle will move faster than the particle itself, thus leaving the particle far behind. Hence, a material particle cannot be equivalent to a single wave train. जिस स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाएगी ना, बस वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाना है उसको क्वांटम में। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बातें बताई गई है, इसको अब एक एक वर्ड समझो। कई सारी इसमें कॉन्सेप्चुअल टर्म मेंशन्ड है, उसको समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, राइट, और उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है,
उस वेव की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के से भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो वेव कहीं और चला गया, पार्टिकल पीछे ही रह गया, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये पॉसिबल इस तरह का नहीं है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। Hence, a material particle cannot be equivalent to a single wave plane. हम ये नहीं कह सकते, जो मैं ये डायग्राम इस तरह से बना के समझा रहा हूँ ना, तो ये इस तरह का पॉसिबल नहीं है, ये सिंगल वेव ट्रेन नहीं है, वेव एक सिंगल वेव नहीं है, दैट इज द ग्रुप ऑफ वेव, दैट इज द ग्रुप ऑफ वेव, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से जो ग्रुप ऑफ वेव प्रोपेगेट करेगा मीडियम में, दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो ये जो कंट्राडिक्शन यहाँ पर जनरेट हुआ, इसके वजह से नेक्स्ट टॉपिक का जेनेसिस हुआ, राइट। यहाँ पर दैट इज वेव पैकेट्स और वेव ग्रुप, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइम और आपको इन्वेस्ट करके इसको एक बार बॉर्डर कर देना है। If the velocity of the matter wave is greater or equal to the velocity of light, ये जो v है, अगर ये मैटर वेव की वेलोसिटी आइदर c से ज्यादा हो या फिर इक्वल हो, then the wave associated with the particle, that means either इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड होता है, will move faster। जो वेव होगी वो पार्टिकल से बहुत ही फास्ट मूव करेगी than the particle, right itself। पार्टिकल से फास्ट कौन मूव करेगा? वेव। क्योंकि हमने तो कहा कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स फाइंड आउट किए उसमें तो ये पता लगा कि वेव तो आगे निकल जाने हैं और मटेरियल पार्टिकल बिहाइंड ही रह जाने हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अरे जी ये तो पार्टिकल के साथ मैंने इस तरह का एक वेव, सिंगल वेव रिप्रेजेंट करके से समझा रहा हूँ, ये ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पर वो ग्रुप ऑफ वेव है जिसके इनसाइड में पार्टिकल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसको एक बार आप चेकआउट करेंगे, राइट। इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप तो 11 बजे के बाद पूछ लेंगे, और अभी आप मीटिंग में लेफ्ट हो जाएंगे तो फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप लोग, मैं अभी ये मीटिंग लेफ्ट ही कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर इन्फॉर्म ही कर रहे हैं।